हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस बच्चा पार्टी। तो मैं आपकी खुशी दुबे आपका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल केडी क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, सेमेस्टर 1 का जो फिजिक्स हम लोग ये स्टार्ट किए थे, माइनर फिजिक्स, जिसका हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, सेमेस्टर 1 का ये कोर्स है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, वीबीयू और वीबीएमक्यू दोनों यूनिवर्सिटी के लिए। तो आपको पता है कि बहुत अच्छे से हम लोगों ने जो भी हमारा लेक्चर था, हमने बताया था आपको कि पांच चैप्टर पढ़ने, जिसमें से मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था। और जैसे हम लोगों ने प्लानिंग करा था एट द फर्स्ट क्लास, हम लोगों ने उस अकॉर्डिंग अपने हर चीज को कंप्लीट करा है। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर है, आज के हमारा चैप्टर होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, याद रहे आपको। अब जो हम आपको वीडियो देने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो होगा। तो आप बहुत अच्छे से अब हमारे चैनल के साथ अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, और याद रखिएगा कि बाद में अगर यही चीज के लिए आपको कहीं बाद में परेशान ना होना पड़े, तो अभी जुड़िए हमारे चैनल केडी क्लासेस के साथ। और माइनर फिजिक्स, चाहे एमडीसी की पेपर हो, चाहे कोई भी मेजर पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक 22 जनवरी के बाद से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। 22 जनवरी से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो बस अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। तो चलिए, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहां से हम लोग अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको ओवरऑल कोर्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके पढ़ने में प्रॉब्लम्स ना हो, प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट ना हो। दैट द रीजन मैंने इस वीडियो को कहा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इससे पहले भी हम लोगों ने चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, सॉरी जो हमारा चैप्टर 1 था वेक्टर कैलकुलस, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा है, नो डाउट, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके बाद हम लोगों ने और भी चैप्टर्स इलास्टिसिटी पढ़े हैं, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा है। फिर हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, उसमें भी हम लोगों ने क्लियर किया है। और ये हमारा चौथा चैप्टर जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इसको पढ़ने से पहले आपको हमने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है। आपको पता है कि हमारा रूल है कि हम क्लास को आगे बढ़ाने से पहले पीछे क्या पढ़े थे उसको 1 मिनट के लिए रिकॉल करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसमें सबसे पहले पढ़ा था क्या कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज नथिंग, इट इज द रिलेशन बिटवीन मोशन ऑफ अ पार्टिकल टू द रेस्ट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, वाइस वर्सा, रेस्ट ऑफ द पार्टिकल टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल। क्या मैंने कह दिया? मैंने सिर्फ आपसे यही कहा कि मोशन से लेके रेस्ट तक और रेस्ट से लेके मोशन तक के रिलेशन को, पार्टिकल के रिलेशन को कहा जाता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नथिंग, इट विल बी शो व्हाटएवर यू शो योर ऑब्जेक्ट इन व्हाटएवर वेयर योर एक्सिस, दैट इज 2D 3D, doesn't matter. If your particle is present in 2D, then it will appear in 2D direction. If it will appear in 3D direction, then it will be appear on 3D axis. तो जैसे आप ऑब्जेक्ट को रखते हो उस अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्ट आपको रिप्रेजेंट करके दिखता है। दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ दिस फिजिक्स। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है, एक होता है इनर्शियल, एक होता है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल कहने का मतलब है, हम लोगों ने ये सारे चीजों को पीछे की क्लास में पढ़ रखा है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज आइदर एट रेस्ट, या तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे है, या फिर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर किसी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। दैट इज, एग्जांपल में क्या ले सकते हैं इसको समझने के लिए, न्यूटन के लॉज का। मैंने न्यूटन के किसी पर्टिकुलर लॉ का बात नहीं किया है, न्यूटन के तीनों लॉज इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, नॉन इनर्शियल कहने का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर एक्सेलरेटेड पार्शन, मतलब कहने का मतलब ये है कि एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर नॉट एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। टू अप्लाई न्यूटन लॉ वी नीड टू एड सम फोर्सेस। देखिए क्या होता है कि नॉन इनर्शियल में ऑटोमेटिकली सारे ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी मोशंस में ही रहते हैं। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग पर्टिकुलरली किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पार्टिकल्स का एक्सिस पर वैल्यू को मेजर करना थोड़ा टफ होता है एज
कंपेयर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट अगर मुझे न्यूटन के लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम पे रेफरेंस करना है, उसको वहां पे दिखाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक्सटर्नल किसी फोर्स को वहां अप्लाई करना होगा, जिसके कारण मुझे पता चले कि क्या होगा, कि वहां पे दिखेगा कि हाँ मेरा कुछ ना कुछ वैल्यू उस एक्सिस पे सेटअप हो रहा है। जस्ट एग्जांपल मान के चलते हैं कि हम अगर किसी चीज लट्टू लेते हैं, लट्टू जो हम लोग खेलते हैं बच्चा वाला लट्टू, वो लट्टू को अगर हम फेंक रहे तो उसको नीचे ना फेंके, ऊपर आसमान में फेंकेंगे, ठीक है। 3D में फेंक दिया है मैंने उसे, तो मैंने उसको अब अपने आप तो लट्टू निकल के डब्बा से ऊपर नहीं ना उड़ेगा, तो मैंने उस पे एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करा, तब जाके वो लट्टू मुझे एयर में दिख रहा है। तो 3D स्पेस पे दिख रहा है ना, तो क्या है कि वो लट्टू पहले से भी मोशन में था, लेकिन मैंने उसे उठा के ऊपर की ओर फेंक दिया। दैट मीन मैंने उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तब जाके मेरा वो पार्टिकल है उसका मोशन कुछ ना कुछ हमको दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो वही चीज है कि नॉन इनर्शियल न्यूटन का लॉ अप्लाई आपको करना है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स को वहां पे अप्लाई करना होगा, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द न्यूटन लॉ, ठीक है। ये तो रहा इनर्शियल नॉन इनर्शियल। आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग इक्वेशन रिलेटिंग टू सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट। एक्सिस पर जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे, चाहे वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो, चाहे वाई एक्सिस के अलोंग हो, चाहे जेड एक्सिस के अलोंग हो, पार्टिकल के कोऑर्डिनेट चाहे वो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग हो, उन दोनों के बीच के सेट ऑफ रिलेशन को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन। मैंने एक अच्छा एग्जांपल कल आपको लिया भी था कि अगर आपके पास कुछ कॉपी पेन है, मेरे पास भी कुछ कॉपी पेन है, मैंने आपको दे दिया, आपसे मैंने ले लिया, तो हम लोग दोनों का जो स्पेस है कुछ ना कुछ वैल्यू को ऑक्युपाइड किया, ठीक है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। और इन दोनों के बीच में जो इक्वेशन बना, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। तो ये तो यहां तक क्लियर हुआ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। अब बात करेंगे हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है। तो सर गैलीलियन का क्या कहना था उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि सर गैलीलियन कहना क्या चाहते हैं अपनी बातों से। तो सर गैलीलियन का कहना था, भाई सिंपल सा बात है, उनका ये कहना था कि अगर हम ध्यान से समझिएगा उनका कहना क्या था, ठीक है। उनका ये कहना था कि सबसे पहले यहाँ देखिए, उनका ये कहना था कि अगर हम किसी पॉइंट को यहाँ पे रखते हैं, ध्यान से समझिए, अगर हम किसी पॉइंट, इस पॉइंट ओ पे किसी पार्टिकल को रखते हैं हम, तो यहाँ से कुछ ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, क्लियर है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, क्लियर हो गया। अब ये क्या कहते हैं भाई, कि जैसे हम यहाँ पे रहते हैं, अब इसको हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के फॉर्म में अगर मैंने इसे देखा, अगर हम इसे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के फॉर्म में इसको देखेंगे, तो जस्ट इससे थोड़ा सा दूर पे जस्ट इसका सिमिलर इसका वर्टिकल इमेज दिखेगा। वर्टिकल इमेज कहने का मतलब इसी का इमेज दिखेगा, दैट इज जेड एक्स, जेड डैश वाई डैश, और इसके बिलोंग में एक्स डैश, ये दिखा हमको। और यहाँ पे ये पॉइंट, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे आप बैठे हुए हो, ये डायग्राम ए है मान लीजिए, ये डायग्राम बी है, ठीक है। ये पिक्चर ए आप हो, यहाँ पे आईना लगा दिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के फॉर्म में, और यहाँ पे मैंने क्या देखा कि आईने के जस्ट इस साइड आप दिख रहे हो, तो ऑब्वियस सा बात है आप ही का इमेज दिखेगा। तो वाई का इमेज वाई डैश दिख रहा है, जेड का जेड डैश दिख रहा है, एक्स का एक्स डैश दिख रहा है, ठीक है। और दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या दिख रहा है, एक्स डैश। ये तो एक्स डैश है मेरा, चलिए ठीक है, ये एक्स डैश मेरा दिख रहा है, ठीक है। तो भाई हमको समझ में आ रहा है कि ठीक है, यही इमेज ए है, इमेज ए को ट्रांसपेरेंस करके यहाँ पे इमेज बी में दिखाया जा रहा है, क्लियर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को कहा जा रहा है कि भाई डिस्टेंस नहीं चेंज हुआ है, डिस्टेंस एक्स है। अब हम इसको समझाने के लिए थोड़ा सा आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलिए आप आईने से मात्र 2 सेंटीमीटर नहीं कह सकते, 2 मीटर की दूरी पे खड़े हो, ठीक है। क्या होता है भाई कि 2 मीटर की दूरी पे खड़े हो, तो जब आप अपने आप को आईने में देखोगे ना, तो आईने के स्पेस पे आकर हम नापेंगे आईने से। मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हो, ये आईना है, ये आईना है, ठीक है, ये आईना है, ये वाला पॉइंट आईना है यहाँ से, और ये आप हो, ठीक है। आप यहाँ से अपने आप को देख रहे हो, तो ये दो डिस्टेंस दिख रहा है बीच में गैपिंग, ये कितना है, तो 2 मीटर है मान लीजिए, ठीक है, 2 मीटर है। अब हम अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 2 मीटर है बाबू, तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना होगा, तो 2 मीटर ही होगा मैम, ऑब्वियस सा बात है। अरे भैया जब यहाँ से यहाँ 2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ क्या 5 मीटर हो जाएगा, बोलिए बोलिए, नहीं 2 मीटर ही होगा। उन्होंने यही चीज कहा है कि जब हम किसी भी पार्टिकल के इमेज को फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखते हैं, तो देन हमारा इमेज के डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता है। अगर होता है तो क्या होता है बताइए। उनका यही कहना है कि क्या कहना है भाई, चलिए अब हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं।
और वो उसके एक्सिस को एक फॉर्म में दिखाता है। दैट मीन ये इसका इमेज है, आप देख पा रहे होंगे ये इसका एक्सिस है, ये इसका भी वेलोसिटी, क्योंकि आपको पता है कि कुछ ना कुछ वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है और यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ध्यान पूर्वक नजर डालिएगा। लेट एस एंड एस बी द इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल माने है तो इनर्शियल माने है तो तुरंत दिमाग में आपका आ जाना चाहिए कि इनर्शियल क्या कहता है भाई, कि पार्टिकल अगर रेस्ट में है या फिर पार्टिकल अगर मूव भी करेगा तो किससे मूव करेगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, दिमाग में तुरंत छप जाना चाहिए। विथ एस एट रेस्ट, यहाँ पे कह दिया पहले, एंड एस मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कह रहे हैं कि एस जो है पहला इमेज जो है, पहला इमेज। एक बात बताइए, ये हम ये लाइन को नहीं पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग नहीं करते। हम इतना छोटा सा एक बात आपको बताते हैं। हम लोग गाड़ी बस में बैठते हैं, छोटा सा एग्जांपल, एकदम छोटा सा, गाड़ी बस में बैठते हैं, देखते हैं आप लोग बस की खिड़की से बाहर देखते हैं तो हम लोग देखते हैं पेड़ पौधा सब चल रहा है। तो क्या पेड़ पौधा भी हमारे साथ चल रहा होता है? वो ऐसा क्यों होता है पता है आपको? न्यूटन का लॉ है ना, इनर्शिया के कारण होता है कि क्या चीज के कारण होता है बताइए? हम लोग बस में बैठे हुए, बस ट्रेन गाड़ी कुछ भी, खिड़की से बाहर हम लोग जब देखते हैं तो अपन लोग क्या देखते हैं कि गाड़ी वगैरह पेड़ पौधा सब कुछ चल रहा होता है। तो ठीक वही कंडीशन है कि जब हम इसको इस फ्रेम से देख रहे हैं भाई तो ये रेस्ट में है, लेकिन हमको फ्रेम में कैसा दिख रहा है कि ये चला हुआ है, तो मूविंग में है। एस इमेज जो मेरा क्या है वो मूविंग है। अब क्या कह रहे हैं कि मान लेते हैं ऑब्जर्व करने के लिए इसके ओरिजिन से हम लोग ओ मान के इसको बनाएंगे। मान लेते हैं कि फर्स्ट वाला जो है बॉडी अगर मेरा रेस्ट में है तो कोई टाइम कवर नहीं किया तो टी मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टी मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसी अकॉर्डिंग इसका पोजीशन देखेंगे तो इसका पोजीशन कितना होगा, तो अगर क्या एक्स डैश का मतलब वो क्या होता है, तो मैथ के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो एक्स डैश का मतलब होता है, याद रहे बहुत सारी चीजें जितनी ज्यादा टफ दिखती है उतनी ज्यादा टफ नहीं होती है। ठीक है, एक्स डैश दिया हुआ है तो एक्स डैश का मतलब क्या हुआ, एक्स डैश का मतलब सिंपल सा बात हुआ बाबू कि चेंज इन रेट ऑफ डायरेक्शन, चेंज इन रेट ऑफ डायरेक्शन इन एक्स एक्सिस। तो x के अकॉर्डिंग क्या देखेंगे, x माइनस वीटी, x में वेलोसिटी और कुछ टाइम चेंज हो गया। दूसरा हम देखेंगे y के अकॉर्डिंग y डैश, z के अकॉर्डिंग z डैश। चूंकि अभी हम x पे बात करें तो x के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। t जो है मेरा टाइम के बराबर होगा भाई। तो ये चारों इक्वेशन को इक्वेट करके मैंने यहाँ रखा और इन सबको इक्वेशन 5 मान लिया। मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने कहा कि भाई y है तो y का इमेज y डैश बनेगा, z का इमेज z डैश बनेगा, t है तो कुछ t अभी नहीं किया है टाइम, तो आईने में देख रहे हैं तो t का t डैश हो गया। बस यही सब चीजों को मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन नॉट टफ, डोंट वरी, बहुत इजी है, सिर्फ थ्योरी टाइप है। अब इसी में ये चीज को यहाँ पे भाई देखिए क्या किया है कि कुछ नहीं, बस वही लाइन को लिख दिया कि पोजीशन जो होगा उसका सेम इज नॉट द सेम एज मेजर्ड इन टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम यही कह रहे हैं कि अगर भाई मूविंग अभी पार्टिकल मूव कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसका इमेज सेम हो। ठीक है, जैसा कि हम लोग कह रहे हैं नॉट गैलीलियन टू, अगर यहाँ पे देखिए अगर सेम रहा, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या एक लाइन लिखा हुआ है, वहां पे देखिए ना हम लोग y का इमेज y डैश बना, z का इमेज z डैश बना, तो दोनों आपस में सेम था सब चीज। अब कह रहे हैं क्या यहाँ पे कि कोऑर्डिनेट फ्रॉम वन इनर्शियल फ्रेम टू अनदर दे आर रिफर्ड एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर दोनों का इमेज, हम क्या बोले आपसे स्टार्टिंग में ही बोले थे ना आपसे कि अगर जो s का इमेज है वही s डैश का भी होगा, जितना डिस्टेंस, अगर 2 मीटर का एग्जांपल लिए थे ना हम, अगर सेम इमेज हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू दिख रहा है तब वो कहलाएगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर सेम नहीं दिख रहा है तो वो कहलाता है इनवेरिएंट टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इसका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ठीक है, याद रहेगा। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पे भी सेम चीज है, लेकिन इसमें क्या है, इफ वी कंसीडर, हम कंसीडर कर लेंगे कि वो मूव कर रहा है तो हमको मानना पड़ेगा कि उसका वेलोसिटी नेगेटिव है, तो उसको हम लोग इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक वही चीज है, लेकिन इसका वेलोसिटी नेगेटिव में आने लगेगा। वेलोसिटी नेगेटिव कहने का मतलब है कि ऑपोजिट आने लगेगा, तो ये इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इतना टफ नहीं मानना है आपको, बस इतना ही सोच के रखना है कि अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का सेम इमेज, सेम वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन, सब कुछ सेम रहता है तो वो गैलीलियन है, और जहां कुछ भी उसका अपोजिट होता है तो वो इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशन के थ्रू आपको लेंथ निकालना है, हर एक कोऑर्डिनेट का एक दूसरे के साथ इसका कोऑर्डिनेट निकालना है कि कोई पार्टिकल है उसका x का x2 के x1 का x2 के अकॉर्डिंग, y1 का y2 का z1 का z2 का, इसका आपस में निकालना है। तो मैंने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वेशन को लिया। अब इन दोनों इक्वेशन से लेके बाबू देखिए हमको पता है कि डेल एक्स क्या है, लेंथ है, डेल एक्स क्या है, विद द लेंथ ऑफ l। अब डेल एक्स को मान लिए l का लेंथ है, डेल एक्स डैश को l डैश का लेंथ मान लिए।
ठीक है, कुछ नहीं किए एक्स्ट्रा हम। 9-10 इक्वेशन याद रहे, इक्वेशन मान मान के चलिएगा, इक्वेशन मान मान के प्रैक्टिस कीजिएगा, और इक्वेशन के साथ प्रैक्टिस करोगे आप तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब उसी तरीके से हम मान लिए यहाँ पे पहले प्रूफ कर दिए कि दोनों का लेंथ बराबर होगा, मतलब जो इमेज पहले था वो इमेज बाद में अगर आईने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू देख रहे हैं वहां पे भी इमेज बराबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लेंथ इज इनवेरिएंट टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वो इनवेरिएंट है, इनवर्स नहीं है, इनवेरिएंट है। ठीक है, मतलब जरूरी है कि वो आगे जाके सेम होगा। सिंस अगर हमको इसका वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए एक्स बराबर एक्स माइनस वी टी, ये फॉर्मूला के थ्रू हम इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमको यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाएगा। अब इसी चीज को इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, अगर हम एक्सेलरेशन हमको चाहिए तो एक्सेलरेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 11 जो हम लोग निकाले थे, इक्वेशन 1 क्या निकाले थे, वेलोसिटी वाला, वेलोसिटी वाले इक्वेशन को अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे स्टूडेंट्स तो क्या निकल जाएगा बच्चा पार्टी, तो उसको हम लोग इक्वेट कर देंगे तो हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा, जो कि कह रहा है क्या कि देयरफॉर द एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब क्या एक्सेलरेशन भी इनवेरिएंट होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। समझ में आया? इनवेरिएंट मतलब नॉट वेरिएंट कांस्टेंट, नॉट वेरिएंट कांस्टेंट, इनवेरिएंट का मतलब होता है कांस्टेंट नहीं होना और वेरिएंट का मतलब होता है कांस्टेंट होना। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हम लोग करेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वो इस वीडियो में नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर बहुत जल्द हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनर फिजिक्स अब कंप्लीट होने वाला है, तो आप लोग को बहुत कम टेंशन लेना है, टेंशन लेना ही नहीं है माइनर फिजिक्स का, एमडीसी का भी कंप्लीट हो ही गया है कोर्स। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहीं पे रहने देते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट माइनर पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।